नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी द्वारा मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। नसीम सोलंकी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने फतवा जारी करते हुए कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है। फतवा जारी होने के बाद नसीम सोलंकी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि फतवे पर मुझे कुछ नहीं कहना है। दरअसल नसीम सोलंकी ने दिवाली के दिन शिव मंदिर में पूजा करने के बाद दीप जलाए थे। उन्होंने शिव मंदिर में जल भी चढ़ाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई सवाल उठने लगे। नसीम सोलंकी ने जिस मंदिर में जलाभिषेक किया था उसका गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। तो उसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, वो हम वहाँ से गुजर रहे थे। हमारे जो साथ में कार्यकर्ता थे भाई, उनकी तो दीपावली थी, हमारे घर में तो 2 साल से ना दीपावली हुई है ना ईद मन पाई है, तो हम उनकी खुशियों में तो शामिल हो ही सकते थे। तो उनके बस खुशियों में शामिल होने के लिए हम वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने ये बोला था कि बुद्ध पूजा हमारे में नहीं होता है, मतलब आप किसी पूजा नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ पूजा नहीं करी थी और जो हम वहाँ जाने का मकसद हमारा था सिर्फ दिए जलाना। पर जो हमारे साथ में थे उन्होंने बोला आप इस पर जल भी चढ़ा दीजिए। तो बस हमारा कोई मकसद नहीं था और मैं किसी के धर्म को अपना नहीं रही हूँ, पर मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। उसके बाद मैं गुरुद्वारे भी गई थी और मैं अब जो एक चर्च भी जाना है मुझे। तो हम किसी के धर्म को अपना नहीं रहे, पर मैं सबके धर्म का सम्मान करती हूँ क्योंकि हर वर्ग और हर धर्म के लोग हम लोगों को। पूजा पर सियासत अनूठी, नसीम सोलंकी का जलाभिषेक करना नहीं आया राज। सपा प्रत्याशी का ऐसा करना क्या बिगाड़ देगा सपा का खेल? एम वोट बैंक क्या सपा से जाएगा छिटक? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, लेकिन इस चुनावी हवा का वातावरण मौलाना के फतवे और मंदिर के दिए से जगमगाने लगा है। मंदिर में पूजा हुई जिस पर अब सियासत हो रही है। जी हां, दिवाली के दिन दीप जलाना अब कई लोगों को रास नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां वोटरों के बीच पैठ बनाने में जुटी हुई हैं। ऐसे में सिर्फ लोक लुभावन बातें ही नहीं, बल्कि वोटों को साधने के लिए हर हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिवाली की रात सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने मंदिर में जलाभिषेक किया और दिया जलाया और इस दिए को जलता देख मौलाना साहब आग बबूला हो उठे। बरेली के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया। फतवे में कहा गया है कि नसीम ने जो किया शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती, उन्हें माफी मांगकर कलमा पढ़ना होगा। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इतना ही नहीं, नसीम सोलंकी के मंदिर से जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया गया। वहीं इस फतवे के जारी होने के बाद अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई। नसीम सोलंकी के मंदिर में जाने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया।
ये कहते हुए कि चुनावी पूजा पाठ से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो गया। समाजवादी पार्टी जिस आग को भड़काने में जुटी रहती है, आज वो खुद उसके घर को जला रही है। तो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही असर होता है। खैर ये बयानबाजी तो अलग है, लेकिन सपा के प्रत्याशी का ऐसा करना अब सपा का ही खेल क्या बिगाड़ सकता है। नसीम सोलंकी को जिस सीसामऊ सीट से उतारा गया है, वो सीट मुस्लिम बहुल सीट है और सपा हर चुनाव में M-वाइज समीकरण को साधने में जुटी रहती है। लेकिन सपा प्रत्याशी का ऐसा करना सपा की इस समीकरण पर पानी फेर सकता है, सपा का खेल बिगड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे खूब बुनाने में जुटी है। बहरहाल क्या सपा प्रत्याशी की पूजा अर्चना सपा को फायदा पहुंचाएगी या फिर नुकसान, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इन नारों की आड़ में जनता को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मतदाताओं को सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये लोग अपनी कमियों पर से ध्यान हटाने के लिए ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ साथ सपा बीजेपी की काट में बसपा ने अपना भी एक नया नारा दिया है। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। जब से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफी समय से एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े। तब से खासकर ये दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी व सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी भी मैदान में डटी हुई है, तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफी परेशानियां बढ़ गई है। कि प्रदेश में विकास व कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी की रही सरकार की तुलना में बीजेपी की वर्तमान में चल रही सरकार से व इसके पूर्व में सपा के रहे शासनकाल से भी जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कि इन तीनों में से केवल बीएसपी का ही शासनकाल काफी बेहतरीन रहा है। ऐसे में इनको ये हवाई नारों, ऐसे में इनको प्रदेश की जनता को इनके ये हवाई नारों व पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी
नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों की वजह से ही अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं, तथा वही सपा के लोग भी ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रांची से है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने की प्रक्रिया कल खत्म हो जाएगी। बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान को सफल बनाने को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड में दौरा होने वाला है। 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में प्रचार करने आएंगे प्रधानमंत्री, जबकि गृहमंत्री अमित शाह 3 नवंबर को सिमरिया घाटशिला और बरकट्टा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभा करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक में से एक, झारखंड के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे अधिक सभाएं संभावित जताई जा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ की सभा के लिए सबसे ज्यादा मांग की गई है। धनबाद और गिरिडीह से सटे विधानसभा क्षेत्रों में बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की सभा की मांग प्रत्याशियों द्वारा की गई है। झारखंड में प्रकाश पर्व 6 दिनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी जनसभा करेंगे। इसके साथ पार्टी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा प्रतिदिन 3 सभाएं करेंगे। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, रण सजकर पूरा तैयार है। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी तैयारी पर जोर दे रहे हैं। माहौल और ज्यादा गर्म करने के लिए सियासी दिग्गजों की एंट्री पर सबकी नजरें टिकी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। शिवराज हेमंता के बाद अब शाह और मोदी की जोड़ी संभालेगी झारखंड का मैदान। क्या दिखेगा शाह और मोदी का असर, या रह जाएगी कोई कसर? अमित शाह और मोदी का वार, क्या हेमंत ढूंढ पाएंगे काट? झारखंड का चुनावी बिगुल बज गया है। सभी पार्टियों के माहिर खिलाड़ी तैयार हैं। चुनावी शोर और जोर पकड़ रहा है। ऐसे में झारखंड में प्रचार को और धार देने के लिए दिग्गजों की एंट्री पर सबकी नजर है। और इसकी शुरुआत चुनाव प्रबंधन में माहिर माने जाने वाले, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है। जी हां, अमित शाह झारखंड में 3 नवंबर को चुनावी हुंकार भरेंगे, जिसके ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चुनावी शंखनाद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंच रणनीति का ताना बाना बुनेंगे और फिर रांची में ही अमित शाह बैठकों के जरिए चुनाव की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो वहीं चुनावी ललकार के बीच बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। बीजेपी के संकल्प पत्र में झारखंड के इकोनॉमी के साथ राज्य के विकास पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार, महिला सशक्तिकरण पर भी बीजेपी का संकल्प पत्र में वादे होंगे। इसके साथ साथ बीजेपी 5 प्रण भी शामिल करेगी। साथ ही राज्य में हर घर बिजली को लेकर सोलर पैनल लगाने के साथ किसानों का ऋण माफ करने की योजना ला सकती है। जहां एक तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति का असर देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमलावर है। ऐसे में दोनों दिग्गज हर मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। झारखंड में विकास के सूर्योदय के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनको 4 तारीख को उनका आगमन हो रहा है और 2 सभाएं उनकी गढ़वा चाईबासा में है। 2 तारीख की रात में, मतलब आज, हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। कल उनके हाथों भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होगा और उनकी कल 3 सभाएं भी हैं। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें
उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। तो वही 2019 की ऐतिहासिक जीत को दोहराने के लिए इंडिया गठबंधन भी बीजेपी की घेराबंदी करने में जुट गया है। इधर इंडिया अलायंस में कांग्रेस आरजेडी के बीच टकराहट और चुनावी रण में कमजोर प्रचार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की चिंता बढ़ा दी है। कहीं ना कहीं इस रण में हेमंत सोरेन अकेले अपने विपक्ष को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी टेंशन देने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के हर बार का झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस क्या पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो बात जमघट की हो रही हो और लखनऊ का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? यह त्योहार तब और भी खास हो जाता है जब सूबे के उप मुख्यमंत्री खुद इस त्योहार का उद्घाटन करने पहुंच गए हों। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के चौक इलाके जेबीपी लॉन में जमघट के मौके पर पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पतंग प्रतियोगिता का उद्घाटन करने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। मंत्रोच्चारण के बाद शुरू हुई पतंग प्रतियोगिता में खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पतंगबाजी में अपने हाथ आजमाए और एक के बाद एक 3 पेच भी काटे। पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि दीपावली के पावन पर्व पर दीपावली के दूसरे दिन जमघट का बड़ा कार्यक्रम पतंगबाजी प्रतियोगिताएं यहां पर होती हैं और यह सदियों पुरानी परंपरा है। आज लखनऊ के पुराने पतंगबाज कनकैयाबाज यहां इकट्ठा हुए और उन लोगों ने पतंगबाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। जो प्रथम 10 विजेता थे उनको हम लोगों ने उनका अभिनंदन किया है, उनको बधाइयां दिया है और इस तरीके के जो हमारे परंपरागत रीति रिवाज है इनको हम लोग बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे। और इस प्रकार के लखनऊ वासियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बधाइयां देता हूं। विशेष रूप से यहाँ हमारे महानगर के अध्यक्ष आनंद जी, पार्षद अन्नू मिश्रा जी और जितने भी लखनऊ के काइट क्लब हैं सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच एक बड़ी खबर कांग्रेस के घर से भी। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता का अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। इस पर कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए जिला अध्यक्ष को पद से हटा दिया है। आपको बता दें कि यूपी के बागपत जिले में कांग्रेस नेता का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवती के साथ कांग्रेस नेता अश्लील हरकत कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद हाईकमान ने इस मामले पर संज्ञान लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर यूनुस चौधरी को बागपत जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर भी जारी किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर यूनुस चौधरी के खिलाफ एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा है कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए आप पर जो आरोप लगे हैं उससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। अतः आपको जिला कांग्रेस कमेटी बागपत के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है। तो यूपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पीडीए असल में एक छलावा है। यह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नहीं बल्कि परिवारवाद, दंगाई अपराधी का गठबंधन है। दूसरी ओर भाजपा का पीडीए है प्रगति, विकास और सुशासन। भाजपा ने सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अपने संकल्प को दृढ़ता से निभाते हुए विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाया है। अब जनता जानती है कि असली पीडीए कौन लेकर आया है, जो देश की तरक्की में यकीन रखता है और या वो जो केवल झूठे नारों में।
तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने शहर में चल रही मेट्रो परियोजना के चलते मकानों में आ रही दरारों और अन्य क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया। सर्किट हाउस में आयोजित एक बैठक में मंत्री ने मोती कटरा में प्रभावित मकानों का निरीक्षण करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोती कटरा क्षेत्र में अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन के निर्माण से कई मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे स्थानीय निवासी चिंतित हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन मकानों की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए और जिन मकानों में अधिक क्षति हुई है उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाए। अगली खबर हाथरस से है, जहां रत्नगर्मा कॉलोनी के रहने वाले कक्षा 9 के छात्र की मौत हो गई। इस बच्चे की मौत ने परिजनों को असमंजस में डाल दिया। इस बच्चे के पेट से ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकों ने 56 आइटम बरामद किए हैं। इस बच्चे के पेट से घड़ी में लगने वाले सेल, चैन का कुंडा, ब्लेड का टुकड़ा, पेंच और पेच मिला है। हैरानी की बात तो यह है कि ऑपरेशन के बाद फिर से पेट दर्द उठने पर देखा गया तो 3 सेल और बरामद हुए। इधर परिजनों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के गले में कोई भी घाव का निशान नहीं आया है। बच्चे की मौत परिजन के लिए सवाल बनी हुई है। तो वहीं यूपी की जेलों में महिला और पुरुष बंदियों से भाई बहनों के मुलाकात का खास इंतजाम रखा जाएगा। भैया दूज पर रविवार को मुलाकात कराई जाएगी। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने निर्देश जारी किया है। द्वारा का कलेक्ट्रेट छठ घाट, जो कई दशकों से आपसी सौहार्द के साथ साथ आस्था का प्रतीक माना जाता है, जहां सभी धर्मों के लोग अपनी परंपरा के अनुसार बने प्रार्थना स्थल पर पूजा अर्चना करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में बना इस तालाब के एक ओर जहां भगवान भास्कर का मंदिर तो दूसरी किनारे पर मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा करते हैं, जबकि तालाब के तीसरे कोने पर ईसाई धर्म के लिए चर्च बना हुआ है। तो भगवान भास्कर की एक तरफ मंदिर और दूसरे पर क्रिश्चियन का पूजा स्थली और तीसरी तरफ खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मथुरा से है, जहां महान कथावाचक आचार्य कौशिक महाराज का वीडियो वायरल हुआ है। आचार्य कौशिक महाराज का रेल ट्रैक पर पूजा करने का वीडियो सामने आया है, जिस ट्रैक पर गंदगी रहती है। इस ट्रैक पर बैठकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। वीडियो वायरल हो जाने के बाद सनातनियों में आक्रोश व्याप्त है। कथावाचक आचार्य कौशिक महाराज का रेल पटरी पर शिवलिंग रखकर जलाभिषेक करते हुए वीडियो वायरल हुआ। ट्रैक पर बहुत ही गंदगी होती है। सभी यात्री परदेशी उसमें शौच करते हैं, टॉयलेट करते हैं, और उस ट्रैक पर पूजा करना ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये कौशिक जी महाराज तो परम ज्ञानी संत हैं और परम गौभक्त हैं। इनके द्वारा इस प्रकार का कार्य करना बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की पूजा को सनातन धर्म कभी भी मान्यता नहीं देता। और वृंदावन में जितने भी साधु संत हैं वो इस पूजा से सभी दुखी हैं। महाराज जी द्वारा रेलवे ट्रैक पर शिवलिंग को स्नान कराना, मंत्र पढ़ना, ये सभी निंदनीय विषय है। तो अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पत्रकार की हत्या के बाद जनपद के पत्रकार संगठन सहित तमाम संगठन के लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गणेश शंकर विद्यार्थी चौराहे से लगाकर पटेल नगर चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में पत्रकार सहित तमाम अधिवक्ता भी मौजूद रहे। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की जा रही है और पूरा मामला पटेल नगर चौराहे का। हमारे पत्रकार साथी ANI के रिपोर्टर दिलीप सैनी की नृशंस हत्या कर दी गई। पत्रकारिता में जोखिम होता है, लेकिन हम लोग इस जोखिम को लेकर के समाज के लिए, देश के लिए सूचनाओं का प्रकाशन करते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं हम लोगों का मनोबल कहीं छेड़ करने की कोशिश में की जाती है। हमें योगी सरकार से, स्थानीय प्रशासन से पूरी अपेक्षा है और भरोसा है कि हमारे पत्रकार साथी दिलीप सैनी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उनके परिवार को मुआवजा राशि दी जाएगी, क्योंकि वो परिवार के मुखिया थे, उन्हीं से परिवार चलता था।
उनके छोटे भाई को नौकरी दी जाएगी। और आज पत्रकार शिरोमणि गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पास से हम लोगों ने शांति कैंडल मार्च निकाला है अपने दिवंगत साथी की आत्मा की शांति के लिए। और इस बार बार ये प्रशासन से अपेक्षा है कि जिस प्रकार से वो त्वरित गति से इस नृशंस हत्याकांड की विवेचना कर रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं, उसका शीघ्र और संतोषजनक समापन करते हुए। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।